नमस्कार सभी को, इंदौर वासियों को मेरी तरफ से प्रणाम। और आज हम लोग इंदौर टॉक और जीरो ब्लॉक साथ में मिलकर इंदौर हार्ट वेलनेस कॉन्क्लेव 2020 लेकर आए हैं। और इस पेंडेमिक के टाइम में शायद इस वक्त पे कहीं अगर और इवेंट किया जाता तो शायद ये किसी और बड़े स्वरूप में हो रहा होता, किसी ऑडिटोरियम में या किसी अच्छी जगह पर या किसी अच्छे गार्डन में। लेकिन पेंडेमिक के जो कोविड-19 जो पेंडेमिक आया है, उस कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर जनरली जितने भी इस तरह के इवेंट्स हुए हैं वो सब ऑनलाइन हुए हैं। लिमिटेशंस है, लोग हालांकि इवेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इसको सहज तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्यों ना इस इवेंट को ऑनलाइन किया जाए। और इसी चीज को सोचते हुए जीरो ब्लॉक और इंदौर टॉक की टीम आपके लिए लेके आई है इंदौर हार्ट वेलनेस कॉन्क्लेव 2020। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, और इसी उपलक्ष्य में आज इंदौर टॉक और जीरो ब्लॉक आपके लिए हार्ट वेलनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। सबसे पहले तो मैं हार्ट वेलनेस कॉन्क्लेव के मुख्य उद्देश्य से आपको अवगत कराना चाहता हूं। दोस्तों, हम सभी के घरों में, रिश्तेदारों में, जान पहचान में किसी न किसी को आपके जीवन में अवश्य ही दिल की बीमारी के बारे में जानने में मिला ही होगा, क्योंकि किसी ना किसी को प्रॉब्लम होती है हाई बीपी की या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज की। तो या फिर किसी ना किसी को बीपी या शुगर की समस्या के रहते आजीवन दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कोविड-19 के समय में भी डॉक्टर्स हाई बीपी या हार्ट पेशेंट्स को और ज्यादा सावधान रहने की सलाह देते हैं। और ये बात सही भी है कि कोविड-19 में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिली भी हैं। मैं खुद अपने फैमिली में एक लॉस झेल चुका हूँ इसी चीज को लेते हुए। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव जीरो ब्लॉक ने लिया, जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस जो मैसेज है, इस मैसेज को बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें और ज्यादा सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। हम इस कॉन्क्लेव में अल्टरनेट थेरेपीज की बात करेंगे, जिसके अंदर हम जानते हैं कि भाई जो मेडिसिन जो हम लोग एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं वो कहीं ना कहीं हार्म तो करती हैं। उसके अलावा क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को या फिर आप बोले हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेके या शुगर की प्रॉब्लम को लेके, और कैसे कौन से अल्टरनेट थेरेपीज हैं जिससे हम इन चीजों को क्योर कर सकते हैं। और हम बात इस बारे में भी करेंगे कि जीरो ब्लॉक किस तरह से अफेक्टिवली इसमें काम कर रहा है। तो आज इस इवेंट में जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हालांकि मैं बहुत छोटा हूं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन देन टू उनको सलाम करते हुए जो वो लोग काम कर रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम में भी, उन्होंने जो लोगों की सहायता की है उस चीज को लेके मैं सब लोगों का इंट्रोडक्शन कर देता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो सबसे वरिष्ठ हैं, हमारे साथ है डॉक्टर दुष्यंत जी व्यास, जो कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं। इटली के IIAAN संस्थान से इन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की है। योगा व आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति इन्हें कई बार सम्मानित कर चुके हैं। सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका, और मेरी तरफ से चरण स्पर्श आपको। दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से बहुत सारे लोगों को और अच्छे से क्योर करते रहें अपनी जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर पीयूष जी सक्सेना जी को, जो जीरो ब्लॉक की टीम से हैं हमारे साथ, और इंदौर वासियों को जीरो ब्लॉक की डिटेल स्टडी प्रस्तुत करेंगे कि उसमें आखिर ऐसा क्या है कि बीपी हार्ट पेशेंट उसके इस्तेमाल के बाद इतने पॉजिटिव इफेक्ट महसूस कर रहे हैं। सक्सेना जी ने कार्डियोवास्कुलर के क्षेत्र की कई फार्मा
फार्मेसी कंपनीज के साथ एज एन एरिया मैनेजर काम किया है। फिलहाल जियो ब्लॉक की कंपनी सेनेरा एसेंशियल्स में एज प्रोडक्ट कंसल्टेंट कार्य कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग डेफिनेटली इस चीज को मान रहे हैं कि आपसे हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आप जिस फील्ड से आते हैं वो फील्ड डॉक्टर की इक्विवेलेंट मानी जाती है, क्योंकि आप प्रॉपर अगर मेडिकेशन नहीं पहुंचा पाएंगे तो शायद कोई ठीक तरीके से अपना इलाज ना कर पाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा डिवाइन योगार्पण संस्थान की फाउंडर दीप्ति जी सोमानी। दीप्ति जी स्वागत है आपका। ये योगा एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं और खुद एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है। दीप्ति जी इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि दीप्ति मैम के साथ मैं पहले भी एक सेशन कर चुका हूं इंदौर टॉक पे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे वापस से मिलके। मैम स्वागत है आपका भी। और डेफिनेटली योगा सब लोगों के लिए अभी ऑन द टॉप है, क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक में लोगों ने योगा करना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी व्यूज काफी मायने रखेंगे। तो और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मीटिंग का, निधि अग्रवाल जी, मैं उनको भी स्वागत करता हूं। उनका भी नमस्कार आपको। निधि जी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट है, काम करती हैं और इंदौर के लोगों के डाइट और न्यूट्रिशन को भली भांति समझती हैं। निधि जी फंडामेंटल ऑफ हेल्थ की ऑथर भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सभी लोग जो लाइव हमारे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हार्ट या बीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। हम कॉन्क्लेव के अंत में उस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो ये तो खैर मैं जो मेरे पास स्क्रिप्ट थी मैंने वो बोल दिया। हालांकि ठीक है, अब मैं इसको अपने एंड पे लेके जाना चाहूंगा। तो सर मैं सबसे पहले वरिष्ठता के हिसाब से अगर बात करें तो मैं योग गुरु जी से बात करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि डॉक्टर साहब कुछ हमारे इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई रोशनी डाल सके कि किस तरह से अभी आयुर्वेद काम कर रहा है या किस तरह से आप काम करते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए और बीपी के लिए, और क्या तरीका होना चाहिए। नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। एक ओम से शुरुआत करते हैं। ओम शांति। बड़े अच्छे सब्जेक्ट पर ये बात को हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने ओम का प्रोनाउंसिएशन किया, तो ओम हमारा प्रणव अक्षर है, सत्य चित आनंद का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है और सनातन धर्म के वेद और शास्त्र के सभी मंत्र ओम की प्रवृत्तियों से आच्छादित है। यानी उनके प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कई बार ओम का वर्णन आता है। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं हमारे सब्जेक्ट के साथ कि हृदय धड़कता है तब तक ही हम जिंदा है। और ये धड़कन को यदि हमें नापना है तो हमें तरंग विज्ञान की ओर, तरंगे की ओर जाना पड़ता है, जिसमें वेवलेंथ अप्स एंड डाउन्स की जो बनती है वो हमारे हृदय की स्थितियों को बताती है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि समूचा संसार तरंगमय है। ये वाणी भी मेरी तरंग के माध्यम से पहुंच रही है और 7 समुंदर पार भी आदमी मुझे देख पा रहा है या बात कर पाएगा, तो ये तरंग का खेल है। तो तरंग विश्व में जो सभी कार्य दिशाओं में अपना जो कार्य कर रही है, वहां मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इस ओम के माध्यम की यदि ध्वनि को बार बार प्राणायाम के माध्यम से 7 बार 11 बार हम प्रतिदिन करें तो हमारे शरीर के अंदर जो हृदय के ऊपर आने वाला दबाव वो कम हो सकता है और उसके कम होने से हमारे हृदय रोगों में कमी आएगी। क्योंकि यहाँ शुरुआत में ये बात करना जरूरी हो जाता है कि हृदय रोग का जन्म कहाँ से होता है। तो हृदय रोग के जन्म के लिए 2-3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा खान पान या डाइट, हमारे जीवन के तनाव, और उसके साथ यदि पेरेंटल और जेनेटिक कोई प्रॉब्लम से तो वो, और उसके साथ जो लिए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या वो सब चीजें हैं। तो उन सब चीजों के साथ हृदय के अंदर यह ब्लड प्रेशर के रूप में
हृदयघात के रूप में यह चीजें जन्म लेती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान, यानी डॉक्टरों के पास भी जाएंगे, मेरी डॉक्टर त्रेहान वेदांता जी के साथ कई बार मीटिंग बातचीत हुई, ऑलरेडी वहां भी मेरे लेक्चर्स कुछ हुए, एम्स के जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ भी मेरी मीटिंग बातचीत हुई, तो उनने भी इसको योग और प्राणायाम को बहुत अच्छे पैमाने पर स्वीकार किया कि हाँ, हृदय रोग के अंदर ओम की ध्वनि का, साथ ही साथ शवासन का या सूर्य नमस्कार का किस किस प्रकार से प्रभाव है, तो वो सब प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ये तो हुई तरंग और तरंग से जुड़ी बात। क्योंकि जो ये हमारा रक्त के अंदर जो हमारा हृदय है, वो हृदय 2-3 विशेष रूप से कार्य करने में असमर्थता तब जताता है कि तनाव के अलावा उम्र का यदि वजन या उम्र ज्यादा हो गई, हमारा शरीर हेवी वेट हो गया, या हमारे खान पान की वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा। तो इन सब चीजों के निमित्त हम जो ये जो हमारी हार्ट ब्लॉक के जो पूरी की पूरी चेन काम कर रही है, और इनका जो प्रोडक्ट है हार्ट ब्लॉक के नाम का, जिसके अंदर अदरक, लहसुन और हनी और नींबू के साथ सब आयुर्वेदिक मिश्रणों के साथ जो चीजें तैयार की गई, उसके माध्यम से क्या होता है, उसके माध्यम से हमारे हृदय के अंदर, धमनियों के अंदर जो जमा होने वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल की जमावट धीरे धीरे शनि शनि कम होने लगती है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि आदमी अटैक आता है तभी अस्पताल पे पहुंचता है। लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि यह गुप्त, मतलब लेटेंट बीमारियां होती, यानी गुप्त रूप से एकदम प्रकट होने वाली, लेकिन अपने सिंबल 1 माह पहले से देने लग जाते। हम यदि शरीर के प्रति जागरूक रहें तो हमें 1 माह पूर्व से ही कुछ सिंबल्स मिलते हैं। उन सिंबल्स में महत्वपूर्ण रूप से होता है जी घबराना, तनाव बढ़ना, हमारे पैरों के हिस्से पर सूजन इत्यादि का होना, यदा कदा हर्ट पर या बैक साइड पीठ की तरफ या बाहों में एक पेन का होना। ये दर्द एक कार्डियक जो पेन है, ये अलग ही किस्म से उठता है। जो जानकार होता है, जैसे थोड़ा भी सुनकर भी जानकारी हो, तो वह इसको तुरंत अनुभव करके सही समय पर चिकित्सा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह पिछले पीठ के हिस्से से, रिब्स की साइड से धीरे धीरे आर्म की ओर ये दर्द बढ़ता है। और ये हमारी जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म की ओर हमारा दर्द बढ़ने लगता है, डी मिचलाने लगता है, पसीना आने लगता है। तो इन सब चीजों के सिम्बल्स को इग्नोर ना करें। कई लोग क्या होता है, इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर करने से बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है। यदि हम इग्नोरिंग नहीं करें और सही समय पर इसको ध्यान दे दें, तो उसके माध्यम से हम सही समय पर चिकित्सा को प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा के अंदर मॉडरेट मेडिसिन में तो सॉर्बिटेट नाम की एक गोली है, जो हर व्यक्ति को अपने साथ 4 गोली, 2 गोली प्लस जो इकोस्प्रिन नाम की टेबलेट आती है, वो तो हमेशा त्वरित चिकित्सा के लिए साथ में रखना चाहिए। क्योंकि ये 2 गोली ऐसी गोली है जिसको तुरंत से जीभ के नीचे दबाया जाए या खाया जाए तो तुरंत एक जो पावरफुल स्ट्रोक बना है, जो हृदयाघात एकदम बना है, वह कम होने में सहायक होता है। फिर जाके हम चिकित्सा को प्राप्त कर सकते हैं। यह बड़ा गहन और बड़ा विषय है। और आयुर्वेद में ही इसमें 100% निदान है। यानी जहां तक मैं बता रहा हूँ, जो स्टेंट लगाने की प्रक्रिया है, जो बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया है, हम ऐसा आयुर्वेद में दावा भरते हैं। यानी बेसिकली मेरा BMS इंटीग्रेटेड से किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। यहाँ इसलिए ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन के अध्ययन के साथ मैंने इस चीजों को गहराई से अनुभव करा है। यदि हम चिकित्सा में आयुर्वेद का लंबे समय तक चिकित्सा लें तो बाईपास सर्जरी से बचा जा सकता है। हृदय के अंदर और इसमें आर्टरीज वगैरह में जो स्टेंट इत्यादि डाले जाते हैं, उससे बचा जा सकता है। मात्र 27 to 45 और 90 डेज यदि आयुर्वेद की गहरी चिकित्सा इकाई में काम किया जाए या गहरी चिकित्सा पद्धति को किया जाए, तो हमारे इस प्रकार के किसी भी प्रकार के रोग हैं तो हम उनसे निजात पा सकते हैं। आजकल शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बेबाक कहूंगा कि ये जो मॉडरेट हॉस्पिटल जो बने हैं, वो धीरे धीरे एक
कुछ हॉस्पिटलों को छोड़ के ये कसाई खाना बन गए। शब्द बड़ा चुभने वाला है, मॉडर्न मेडिसिन वाला इरिटेट हो सकता है, लेकिन कसाई खाना से अभिप्राय ये है कि यदि व्यक्ति पहुंचा है तो उसका ऑपरेशन किया ही जाना है, उसको कम प्रॉब्लम है या ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको जैसे ही एंजियोग्राफी के लिए डाला तो टेबल पे पटकने के बाद उसके अटेंडरों को ये बताया जाता है कि यहाँ से उठा के ले जाना भी कठिन है, 10 मिनट चलाना भी कठिन है। मैं यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ, हो सकता हो 2-4-5% केस उस अवस्था में हो, लेकिन 70% केसेस में उस अवस्था में न होने के बावजूद भी उनका स्टेंट डालना, उनका ऑपरेशन डालना इत्यादि प्रक्रिया होती रहती है। यदि हम जागरूक हैं, यदि हम युवा अवस्था और मध्यम अवस्था में है, यदि हमारा प्रथम अटैक है, तो हम वहां की इंग्लिश चिकित्सा को लेकर बाहर आए और उसके बाद आयुर्वेद इत्यादि करें तो 100% लाभ पा सकते हैं, ऐसा हमारा कहना है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है जिस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अब जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, यहाँ कोरोना काल पर थोड़ी सी बात करूंगा कि कोविड-19 में भी मृत्यु के कॉजेस में कुछ भी हो, उसको कोरोना 19 से ग्रस्त होकर मृत्यु को बताया जाता है, लेकिन हार्ट फेल्यूर उसमें क्यों होता है? हार्ट फेल्यूर होने की मुख्य वजह एक तो चिकित्सा पद्धति में पहुंचने पर जैसे ही हम वेंटिलेटर पे आदमी को डालेंगे तो उसकी एक्टिविटी 60% ब्लॉक हो जाती है। नाक से जैसे ही नली डाल दी तो आपको मालूम पड़ा डाइट भी आपको मुंह से दी जा रही है, श्वास भी मुंह से दी जा रही है, आप उठ बैठ सकते नहीं है, तो आपके जो दूसरे अंग धीरे धीरे पैरालिटिक होने लगते हैं और पैरालिटिक होने के साथ ही साथ उनके ऊपर दबाव बढ़ता जाता है। साथ ही साथ जब ये देखा जाता है तो इसी समय जो हमारी ब्लड के अंदर जो पुराना जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल इत्यादि, इधर रक्त गाढ़ा होता है और वहां पर प्रॉब्लम आती है, तो हार्ट फेल्यूर के कारण भी। लेकिन हार्ट फेल्यूर क्यों होता है? क्योंकि रक्त का मोटा होना यानी रक्त डाइल्यूट नहीं हो पा रहा है। डाइल्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसको वैसे एंटी डाइल्यूटेंट सब्सटेंस मिल नहीं पा रहे। विटामिन के इत्यादि इंजेक्टेबल दिया जाता है, लेकिन यदि हम आयुर्वेद के साथ हम अदरक को प्रयोग करते हैं, यदि लहसुन को प्रयोग करते हैं, तो इनके अंदर जो कंटेंट है उनके अंदर स्पेशलिटी सिर्फ यही है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, साथ ही साथ में एंटी कोगुलेंट है। तो वो क्या है, वो उस ब्लड को, उस रक्त को प्रवाह के योग्य बनाते हैं। ऐसे समय भी जिस समय ये सब कोरोना काल चल रहा है, तो इस प्रकार अदरक का, लहसुन का और प्राकृतिक चिकित्सा का या हार्ट ब्लॉक की मेडिसिन का ये प्रयोग करने से हमारी स्वस्थता और आरोग्यता और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। निसंदेह रूप से यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो इन सब के साथ हम जो ऑयल यूज करते हैं उसके अंदर हमारा जो ट्रांस फैट है, वो ट्रांस फैट अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बैड कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो ये ट्रांस फैट कम से कम कैसे मिले, तो उसके लिए एक पद्धति बताई गई कि एक तो जो ऑयल यूज करें फिल्टर्ड ऑयल हो जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो, प्लस अल्टरनेट बदल के ऑयल को खाने में प्रयोग करें। हमेशा एक ही ऑयल का यदि प्रयोग करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ेगा। तो हम 5-6 ब्रांड के, 5-6 प्रकार के, प्लस साथ में उसमें ओलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, अपना ओरिजिनल जो सरसों का तेल होता है, जो पीली राई का कहलाता है वो तेल है, मूंगफली ऑयल है, तिल्ली तेल है, इनको अल्टरनेट यदि बदल के यूज करेंगे तो हमको अधिक मात्रा में इस प्रकार से फैट का जमाव कम होकर जीवन को लंबा जीने का मिलेगा। किसी भी हृदय रोगी को मिनिमम थोड़ा बहुत वॉक करना और घूमना भी जरूरी है। यदि हमारी एक्सरसाइज नियमित रूप से थोड़ा सा चालू रहे और कम से कम 1 से 3 किलोमीटर तक यदि हम घूम पाते हैं तो वो लाभप्रद होता है। समय की अवधियां नहीं पता है मुझे, इसलिए मैं वाणी को यहाँ थोड़ा विराम दूंगा। आवश्यकता अनुसार प्रश्न करेंगे तो उन सब मैं आपको जवाब भी दूंगा। जी मिल सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि बहुत कुछ हृदय रोग और जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके रूटीन से जुड़ी होती हैं।
एक बात तो मैं समझ सकता हूँ इतना तो, कि आप अगर अपना रूटीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स होना वाजिब है। नींद लेकिन का भी जैसा आपने बहुत बड़ा बताया कि रोल है, जी, निद्रा का भी बहुत बड़ा रोल है, सही आराम भी होना अच्छा, चाहिए। जी। जी जी। हाँ। तो साथ ही अगर हम, जिस तरह की आपने आयुर्वेदिक चीजें बताई कि जिस तरह से अदरक और लहसुन का जो रस होता है वो किस तरह से प्रभावशाली होता है, और वो डेफिनेटली वो जीरो ब्लॉक में दिखता भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा चलता हूँ पीयूष सर के पास, और हाँ। पीयूष सर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जीरो ब्लॉक क्या कर रहा है, जी। कि जीरो ब्लॉक ऐसा कैसे, मतलब कैसे रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि फॉर्मुलेशन में क्या ध्यान में रखा गया, तो पीयूष सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे सर उस बारे में। स्वागत है। नमस्कार सर, एक बार फिर से। तो नमस्कार। जैसा कि हमारे व्यास साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, उनकी बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं। और आयुर्वेद आज आप अगर देखें तो काफी लोगों का झुकाव जो है वो आयुर्वेद की तरफ, योगा की तरफ जा रहा है। उसकी सबसे अहम वजह है बहुत ज्यादा नंबर कार्डियक पेशेंट्स के आना, डायबिटीज का बहुत ज्यादा होना, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का। आप अगर सर्वे करने निकले 10 में से आपको 6 से 8 पेशेंट आपको डायबिटिक और हाइपरटेंसिव मिल जाएंगे। जब पेशेंट्स को हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों चीज हैं तो हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब यह है कि दोनों चीज अगर किसी व्यक्ति को है तो उसकी रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसा कि आपने पूछा, बहुत ही स्पेसिफिक होने की कोशिश करूंगा मैं कि जीरो ब्लॉक जो है उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स वही काम करते हैं जो इंग्लिश या एलोपैथी दवाइयां करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा मेन कंटेंट है जीरो ब्लॉक का वो है गार्लिक, गार्लिक जूस। और गार्लिक जो होता है वो सल्फर से, और सबसे बड़ी चीज उसमें ये है कि वो एलिसिन उसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जैसा कि आपने पूछा कि ये कैसे काम करता है, तो हर चीज में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो जैसे हल्दी में करक्यूमिन होता है, इसी तरीके से गार्लिक में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एलिसिन। तो एलिसिन जो है, इसका इफेक्ट जो एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने वाली दवाइयां हैं, या हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उस तरीके से ये काम करती है। दूसरा, ये आरबीसी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से ब्लड की जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ती है। जैसा अभी साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, तो जब फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इंडिविजुअल सेल्स को। हम बात करते हैं कार्डियक सेल्स की, जिसको हम मायोकार्डियल सेल्स कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी कम कर रहा है हमारा एक ही इंग्रेडिएंट, जिसका नाम है एलिसिन, जो लहसुन में होता है। दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है अदरक। अदरक का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट तो है ही। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, बॉडी जो है, मस्कुलर बॉडी हमारी मसल से बनी है, लेकिन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड ट्रेवल करता है, आर्टरीज एंड वेन्स, वो वेस्कुलर स्मूथ मसल से बना हुआ है। वेस्कुलर स्मूथ मसल को डायलेट करने के लिए एलोपैथी में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिए जाते हैं। नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स। तो जो हमारा जिंजर है, इसके अंदर जिंजरोला है, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो जो है वेस्कुलर स्मूथ मसल को डायलेट करता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। हमारा एप्पल साइडर विनेगर, इसके अंदर एक सेब का सिरका, जो हमारा एक मेजर अनदर इंग्रेडिएंट है, उसका बेसिकली काम ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करना है और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करना भी है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको एलिमिनेट करना जरूरी होता है, थ्रू किडनी मेटाबोलाइज होके यूरिन के थ्रू पास होते हैं, तो उसमें वो हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि अगर किसी पेशेंट का एलडीएल, जिसे हम बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, तो एलोपैथी में जनरली 2 दवाइयां खानी पड़ती हैं इस काम के लिए। और खून को पतला करने के लिए, जैसा गुरुजी ने बताया, खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन खानी पड़ती है। एस्पिरिन ब्लड थिनर है। साथ में एक एंटी कोगुलेंट भी लेना पड़ता है,
और एक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने की दवाई जो कि बहुत प्रचलित है, अटोरवास्टैटिन, वो भी लेना पड़ता है। तो इतना सारा पिल बर्डन जब पेशेंट के ऊपर हो जाता है तो अल्टीमेटली केमिकल तो आपकी बॉडी में जा ही रहा है ना। कुछ पेशेंट जो है जिनको जरूरी है, जिनको अटैक आ चुका है, जिनकी डॉक्टर ने जांच करने के बाद ये पाया कि इनका ब्लॉकेज मोर देन 90-95% है, वहां तो एक्यूट सिचुएशन है, एक्यूट में तो हमको देना ही होगा। एक्यूट के बाद जब हम वहां से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब ये है कि हम अपना डाइट कंट्रोल करें, हमारे साथ डाइटिशियन भी हैं, योगा करें, वो अपने बताएंगे कि योगा कौन कौन से योगा है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आज बाबा रामदेव ने सबको बता दिया है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 चीजें आपको बहुत सारी परेशानियों से दूर कर सकती हैं, और इनको प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। जो लोग काफी बुजुर्ग हैं या रिसेंटली किसी कार्डियक प्रॉब्लम से उभरे हैं और वॉक नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपनी जगह पर बैठकर ये 2-4 प्राणायाम जरूर कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ चीजें आती हैं जो गुरुजी ने स्टार्ट में ही बता दिया था कि मंत्र का एक अहम योग है, और खासतौर पे उन्होंने जिस मंत्र का उच्चारण किया, ओम, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए काम करता है। जब वाइब्रेशंस अंदर जाती हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम भी क्योर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी क्योर होता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम क्योर होता है। सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा हमारे 2 इंग्रेडिएंट और हैं जो अपना अपना रोल अदा करती हैं। एक तो शहद है इसमें, जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी सेल की एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। हम दिन भर पोल्यूशन, आजकल कितना पोल्यूशन बढ़ा है आपने देखा होगा, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उससे ये हो जाता है कि जैसे ही फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में जाएंगे और सेल्स के अंदर जाके वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे और वो सेल की एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर। तो सेम चीज मायोकार्डियल सेल्स में भी इफेक्टिव है, उतनी ही दिक्कत करती है। तो एक एंटीऑक्सीडेंट हमको दिन भर स्फूर्ति देता है, तरोताजा रखता है। और साथ में लेमन जो है ये पोटेशियम रिच है। हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है, जो मायोकार्डियल सेल्स का जो पंपिंग का काम करता है हार्ट, उसमें बड़ा इफेक्टिव है। और सारी चीजें जब मिलकर ब्लड स्ट्रीम में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रेवल करती हैं, तो जो गुरुजी ने बताया कि अंदर से कोलेस्ट्रॉल और जो प्लैक फॉर्मेशन हुआ है उसको धीरे धीरे रिमूव करती हैं, जिससे हमारा रीवेस्कुलराइजेशन होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। और वही रीवेस्कुलराइजेशन हम स्टेंट डालकर एलोपैथी में करते हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन में आने वाली चीजें इसमें डली हुई हैं। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल एक्यूट कंडीशन में आए और सिर्फ 0 ब्लॉक पे डिपेंड रहे, तो हम उसको ये जरूर कहते हैं कि आपको जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसके साथ आप इसका सेवन करें, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है, प्रिवेंटिव काम करेगा। इसलिए हमारी सबसे बेहतर एडवाइस लोगों को होती है यंग एज में, जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट की है, उनको 35 to 40 इयर्स उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उन्हें ये रोज, जैसा कि हमारा डोज है 15 मिलीग्राम लेना है रोज सुबह एम्प्टी स्टमक, और 1 घंटे तक इसके बाद कुछ नहीं लेना है। उसका रीजन ये है कि जब वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो वो जब के साथ ट्रेवल करेगा तो जहां जहां उसको रुकावट मिलेगी वो उसको क्लियर करता चलेगा, वो अपने रास्ते से हटा देगा और क्लियर करेगा। अब ये प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है, इससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें 10 दिन या 15 दिन में रिजल्ट आ जाए। तो इसको कम से कम 3 से 6 महीने लेना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट या हमारा ड्रग, इसके अंदर डली हुई चीजें इफेक्टिव हैं कि नहीं, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका एक ये होता है कि आप एक लिक्विड, सर शायद नेटवर्क में कुछ इशू हो गया। इतने बढ़ हुए हैं। और पीयूष सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, आप ऑफलाइन चले गए थे 1 मिनट, आप मतलब 10 सेकंड के लिए। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी, इट इज नाउ गुड। तो आप थोड़ा सा बैक जाके थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज, अराउंड 10-15 सेकंड्स। मैं ये कह रहा था कि जो हमारी रूटीन डोज है वो तो 15 ml है, लेकिन अभी आपने देखा होगा पेंडेमिक में लोग इम्यूनिटी के लिए बहुत बात कर रहे हैं। हर आयुर्वेद में भी गुरुजी हमसे इस बात के लिए सहमत होंगे कि कुछ चीजों का आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आप ये चीजें लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, लाइक गिलोय, तुलसी, इन सब चीजों को आप लीजिए।
हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें 3-4 नहीं बल्कि 5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसा कि लहसुन का मैंने आपको बताया, अदरक का बताया, लेमन विटामिन सी से बहुत रिच है, एंटीऑक्सीडेंट शहद में। तो ये सारी चीजें इम्यूनिटी को इंप्रूव करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो इम्यूनिटी अपनी जगह एक बहुत जरूरी है आज के युग में। तो जीरो ब्लॉक जब हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लेते हैं तो हमें सुबह इसका एक डोज 15 ml लेना होता है, और जब हम इम्यूनिटी के लिए लेते हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम लें। ये और बेहतर आपको रिजल्ट देगा। तो मैं जो पुरानी बात जो कह रहा था, जब ऑनलाइन हट नहीं था 2 सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए मैं ऑफलाइन हो गया था, तो मैं ये कह रहा था कि कोलेस्ट्रॉल की जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। वो लिपिड प्रोफाइल हमको एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल और इन सबका रेशो बता देती है। और उसके बाद जब हम जीरो ब्लॉक का सेवन करते हैं और हम जब रिपीट टेस्ट ये वाला कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, तो हमको हमारी पुरानी सिचुएशन से करंट सिचुएशन को कंपेयर करने का एक डॉक्यूमेंट मिलता है। उससे हमें ये पता चलता है कि हम जीरो ब्लॉक का एक एक इंग्रेडिएंट आपके लिए कितना यूजफुल है और कितना इफेक्टिव है और कितना आपको फायदा उससे हुआ। जो मेरा व्यक्तिगत ताल्लुकात है, मैंने अपने खुद के लिए भी इसको यूज करके देखा और बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन ट्राइग्लिसराइड में देखा मैंने, 400 से 200 तक देखा, 50% तक। और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनसे भी जब हमारी बात होती है तो उन्होंने भी यही बताया कि मैं कंटिन्यू ही इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन अपने लिपिड प्रोफाइल में मिला है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये एक प्रीमियम क्लास का प्रीमियम प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन इसको हर क्लास का व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, और पहली बार कोई भी यूजर इसको जब यूज करता है तो हमें उसको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इसको कंटिन्यू करता है और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, और जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको जरूर बोलता है कि साहब आप ये कंज्यूम करिए, इससे आपको जरूर फायदा होगा। सर एक चीज मैं आपसे पीयूष सर इसमें पूछूंगा, जो मैंने एक्चुअली देखा है कि आपने जो इम्यूनिटी सिस्टम की बात की कि लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए काढ़े खूब पिए लोगों ने, आयुष मंत्रालय ने बोला कि आप काढ़ा पीजिए, है ना। लेकिन काढ़े में एक प्रॉब्लम जो मैंने अपने सर्कल में देखी, कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, शायद हम लोगों में से बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हुआ होगा ये चीज कि किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई या किसी को अल्सर की प्रॉब्लम भी होने लगी क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो क्या मतलब इट इज सेफ कि अगर आप क्वांटिटी डेली ले रहे हैं तो भी ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा, लाइक इस तरह का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, काढ़ा जो है, जो आयुष मंत्रालय ने जो बताया है कि इसमें दालचीनी, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, ये सारी चीजों का ये मिश्रण है। अब लोगों ने क्या किया कि अब देखा बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है सारी चीजें, और दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, किसी ने बता दिया नहीं साहब इससे तो वायरस भी खत्म हो जाता है, आप लीजिए। तो इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल होने लगा, ओवरडोज जिसे हम कहते हैं ना, वही क्वांटिटी वाइज। हाँ। और आपने देखा काली मिर्च बहुत गर्म होती है, दालचीनी बहुत गर्म होती है, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम आई, ये बात जाहिर है। लेकिन आप किसी भी चीज की अति करेंगे अगर, तो प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही बात। सारे इंग्रेडिएंट्स बड़े टाइम टेस्टेड हैं। काढ़े की एक टाइम होती है, जिस तरह आप सुबह और शाम चाय पीते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कम से कम पीजिए, 150 ml से ज्यादा नहीं पीना है, उसमें मेंशन है। उसके बाद आप आपकी आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार पिए। अगर आपको ऑलरेडी गैस्ट्राइटिस है, अल्सर की हिस्ट्री है, तो बिल्कुल ना पिए। अगर आप चाय का सेवन दिन में 4-5 बार करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो भी बंद करें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको हर चीज में हर जगह आएगी। एलोपैथी डॉक्टर के पास आते हैं तो सबसे पहले वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, वॉक करना, वेट को कंट्रोल करना। और डाइटिशियन को इन्वॉल्व इसलिए किया जाता है कि हर चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, बट इस बात को भी कहना चाहूंगा कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं, इनको लेना चाहिए, लेकिन एक सीमित दायरे में इनको लेना चाहिए। फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। जीरो ब्लॉक की इतनी सारी
मतलब इंफॉर्मेशन हमें बताने के लिए, और इतना डिटेल में एक्चुअली, क्योंकि इस तरह की डिटेल जनरली अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में या उसके एडवर्टीजमेंट में या उससे रिलेटेड किसी भी डॉक्यूमेंट में सुनने को देखने को नहीं मिलती है कि किस तरह से कौन सी चीज काम कर रही है। तो और जैसा आपने कहा कि एक साथ सप्लीमेंट, अभी मैं कल ही एक किसी ब्रांड से मुलाकात करने के लिए गया था, इंदौर में काम करते हैं वो लोग, और वो लोग एक्चुअली जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया तो जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जितना इम्पोर्टेंट डाइट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइजेस भी हैं या योग है। तो इसी चीज को आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए मैं दीप्ति मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप्ति मैम थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि जीरो ब्लॉक तो डेफिनेटली जो काम कर रहा है दैट इज कमेंडेबल, ये मेरी भी फैमिली से फीडबैक है, लेकिन उसके साथ how a person, how a personal identity should what you can say collaborate yoga and exercises in his life, in his or her life. Yes. तो बेसिकली अगर हम देखें तो पहले हमें कैसे सुनने को मिलता था ना कि अ पर्सन इज 60 ईयर और 70 ईयर उनको हार्ट अटैक हुआ या उनके साथ कोई कार्डियक दुर्घटना हो गई, डिसऑर्डर्स सही हो बात गए है। एंड दीज ऑल थिंग्स हो गए। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज आप उल्टा सुनोगे हो जो गया। 20s में है उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहा है। और वी कैन नॉट ऑलवेज से स्ट्रेस, राइट, कि स्ट्रेस के कारण अभी सारे डॉक्टर्स के पास जवाब सिर्फ एक होता है, स्ट्रेस। क्योंकि उनके पास, क्योंकि रिपोर्ट्स तो हमारी सारी नॉर्मल थी, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, हमारा एवरी 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 जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं सब प्रॉपर कर रहे थे, फिर हार्ट अटैक क्यों आया? तो इनका जवाब आखिरी में डॉक्टर सिर्फ एक लाइन बोल देता है कि आपको कहीं तनाव तो नहीं था। मुझे लगता है कि तनाव तो जिंदगी में होना चाहिए, नहीं तो हम बढ़ेंगे कैसे? लेकिन उस तनाव सही को बात किस है। तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तनाव इतना, स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है कि हम एंजाइटी में जा रहे हैं। Very true. तो ये जो पैरामीटर है, जैसा डॉक्टर व्यास ने बताया, गुरुजी ने बताया कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी सडनली नहीं आती, वो एक महीने का टाइम लेती है। इसी को हम कहते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज कवर्ड विथ 5 शेल्टर्स, जिसे हम पंचकोशा कहते हैं। तो जब कोई भी थॉट है या कोई भी चीज है जब हमारे माइंडसेट में आती है, अगर हम उसको ग्रॉस लेवल पर ले जाएंगे, मतलब शारीरिक और सोच सोच कर, तो जो भी हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया रहेगा उस पर जाकर वो थॉट्स या वो नेगेटिव थॉट्स चीज असर करेगी। करेंगे। हाँ, असर, एंड जी। देन वी मे हैव अ कार्डियक अरेस्ट, वी मे हैव डायबिटीज, या ये सारी चीजें जो भी कुछ हम आजकल बहुत कैजुअली सुनते हैं, जैसे पहले सर्दी जुकाम सुनते थे। तो और यही अगर हम विपरीत स्थिति को ध्यान रखें कि हम पॉजिटिव हैं, हमारे कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं है, या हम ये कहें कि आपको चीजों को लेट गो करना आता है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आप भी उसके साथ बुरा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी अपना खून जला रहे हो, राइट। सही बात है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो शायद सामने वाले का खून और ज्यादा जलेगा कि यार मैंने तो ऐसा करा तो भी इसको कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो बिल्कुल ये सही बात। सारी चीजें, तो बेसिकली जब हम योगा की बात करते हैं तो योगा बेसिकली वर्क्स ऑन पंचकोशा। कोई हार्ट प्रॉब्लम के लिए, कोई कहता है कि हमें पतला होना है, हमें मोटा होना है तो हम योगा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। योगा को पता ही नहीं है कि आप कौन हो, योगा को नहीं पता है कि मैं दीप्ति हूँ या मैं कोई और हूँ, राइट। योगा इज इक्विवेलेंट फॉर एवरीवन। तो जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं वो हमारे माइंडसेट पर ही काम करती हैं। हमारा ब्रेन कैसे हम काम रखें, हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स लाएं। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं, जब स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक टुडे अबाउट हार्ट, so it's all practices which opens your chest region, ठीक है। भगवान की आप कुदरत भी तो देखो कि हमारे सारे ऑर्गन्स हमारी बेली रीजन में है, लेकिन सिर्फ हार्ट और लंग्स को एक रिब केज दिया हुआ है, एक एक पिंजरे में रखा गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, राइट। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
तो जितनी भी चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल त्रिकोणासना है या फिर पर्श्वकोणासना है, वीरभद्रासन है, धनुरासन है, भुजंग आसना है, या फिर मैं प्राणायाम की बात करूं तो इट इज सो गुड टू प्रैक्टिस नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑन अ डेली बेसिस फॉर 15 मिनट्स, राइट। अब हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां ऐसा हमें बताया जाता है कि होती हैं। तो आप ये सोचो कि उनका प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। मैं मानती हूँ कि जीरो सही बात ब्लॉक आज हमारे पास एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम हमारी सारी नाड़ियों को खोल सकते हैं, लेकिन उनको स्टिमुलेट भी तो करना पड़ेगा, उनकी मसाज भी तो वही करनी बात है कि दो चीजें हैंड इन हैंड चलती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। सही बात। Yes. So when you start taking zero block and when you start practicing yogasanas and then the pranayama, it gives you an amazing result. And also एक हृदय मुद्रा होती है जिससे हम एक्चुअली मुद्रास की प्रैक्टिस हम कहीं भी कर सकते हैं। बेसिकली आप ट्रैफिक में हो, आप टीवी देख रहे हो, बट आपको वो कॉन्शियसली करनी पड़ती है। तो हृदय मुद्रा हम जब करते हैं तो वी प्लेस इंडेक्स फिंगर ऑन द बेस ऑफ द थंब और हमारे थंब से हम रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं करते। एंड देन लिटिल फिंगर इज स्टैंडिंग स्ट्रेट दिस। तो जब हम ये मुद्रा का प्रैक्टिस करते हैं, इसको हृदय मुद्रा कहते हैं। तो आप एंड सी मुद्रास आर बेसिकली कि वो आपको ऐसे क्विक रिजल्ट्स नहीं देती कि आपने जैसे हमने आसन करा, यहाँ झुके वहां झुके, पता चलता है कि खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है, लेकिन मुद्रा में ऐसा नहीं होता। तो जब आप कंटिन्यूअसली 15 मिनट्स तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप टीवी देख के कर सकते हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं एक साथ, तो मतलब योगासना, प्राणायाम और मुद्रा की, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे सर ने कहा कि आप लिपिड प्रोफाइल करवाकर ये एग्जामिन कर सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर क्या रिजल्ट रहा। सेम इफ यू एड दीज आसना प्रैक्टिस, प्राणायाम एंड मुद्रा एज वेल, तो आपको और ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ जैसे व्यास जी ने कहा कि हमें ओमकार का उच्चारण करना चाहिए 7 बार 11 बार, जिस तरीके से, तो इसी तरीके से क्योंकि देखिए ओम इज द फर्स्ट साउंड ऑफ यूनिवर्स, वो पहला साउंड था। तो आप जिस भी हम जब मैं मेरी एमएससी पढ़ रही थी बैंगलोर में, तो हमारे जितने भी वहां पर योगा टीचर्स थे वो कहते थे कि जोर से कुछ साउंड क्रिएट करो, आप थाली चम्मच बजा लो, आप यू स्टार्ट प्रेसिंग द हॉर्न, और आप कुछ भी कर लो। जब आप उस आवाज को, उस ध्वनि को बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ओमकार ही है। एंड ऑल्सो ओम इज सो पावरफुल, तो जितने भी हमारी लैंग्वेजेस हैं वो सब ऐसा कहा जाता है कि वो ओम से ही क्रिएट हुई है। एंड स्पेशली संस्कृत, जब हम संस्कृत की बात करें तो वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हम संस्कृत जब बोलते हैं, हम कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, कोई भी उच्चारण करते हैं जब संस्कृत में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ मंत्र पढ़ें या फिर जाप करें किसी चीज का, ऐसा नहीं। अगर आप वैसे भी संस्कृत में बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत में ही बात करते हैं। बहुत सारे आज भी ऐसे छोटे छोटे गांव हैं इंडिया में जो सिर्फ संस्कृत में, वहां पर उनकी लोकल लैंग्वेज रहती है, तो उनका हार्ट और उनका माइंड वर्क्स अमेजिंगली। तो इसीलिए अगर आप ओमकार का उच्चारण भी करते हैं, लाइक जैसा गुरुजी ने बताया कि आप 7 बार 11 बार करते हैं, so again it gives you a beautiful result on your heart. So yeah, these are the practices which you can practice on a daily basis. और ये अगर हम टाइम के बेसिस पर अगर मैं बताऊं तो 20-25 मिनट, it will hardly take 20 to 25 minutes in a day. मेरा सवाल यही आने वाला था कि क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, तो आपने उसको पहले ही रिप्लाई कर दिया। So these things, yeah. दीप्ति मैम, आपसे बात करके हमेशा से ही मेरे को अच्छा फील होता है, लाइक आई एम ऑलवेज ऑन द टॉप, ताकि मतलब एक्चुअली एनर्जी फील होती है मुझे। और मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से यही होगी कि आप अगर कुछ ले भी रहे हैं, आप अगर जैसे मान लीजिए जीरो ब्लॉक का सेवन भी कर रहे हो, साथ में डू
प्रैक्टिस योगा, डू प्रैक्टिस योर एक्सरसाइजेस, दोनों चीजें हैंड इन हैंड काम करती हैं। और उतना ही इंपॉर्टेंट होती है डाइट, जो मुझे समझ आता है कि भाई अगर आप, मालूम पड़ा आप इधर तो 0 ब्लॉक ले रहे हो, इधर आप पेल के छोले टिकिया सूत रहे हो जाके रोज शाम को 2-2 3-3 प्लेट, या आप खूब तला हुआ खा रहे हो, तो 0 ब्लॉक भी इंदौरियों के लिए काम करना बंद कर देता है। तो उसी के लिए वी हैव निधि अग्रवाल जी विद अस, जो हमें ये बताएंगी कि एक्चुअली क्या डाइट होना चाहिए। 0 ब्लॉक ले रहे हैं आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको न्यूट्रिशन के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए, और खास करके इंदौरियों को क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इंदौरियों को, जैसा मैंने जो स्क्रिप्ट मिली थी मुझे, उसमें पढ़ा कि मैम इंदौरियों को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो मैम आप वो प्लीज उस पर रोशनी डालिए, और आखिरी में मुझे ही बताइएगा कि मुझे क्या करना है न्यूट्रिशन प्रॉपर लेने के लिए। फॉर श्योर। जब भी हम बात करते हैं डाइट की रिलेटेड टू हार्ट डिजीज की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें बहुत सारी डिजीज कवर होती है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं हमारे पास, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो बिल्कुल सही है। और डेली रूटीन की बात करें, हमारी जो हार्ट डिजीज है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारा 70 और 60% जो है डाइट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में, या हमें कोई डिजीज हो रही है तो हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है हमारे डाइट के ऊपर, 60 to 70%। एंड रिमेनिंग पार्ट जो होता है हमारा, वो मेडिटेशन है, योगा हो गया, हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको वो चीजें बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीजें नहीं खा सकते हैं। आपको हार्ट डिजीज है, आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, आपको डायबिटीज है, आप दुनिया में सब कुछ खा सकते हैं। आपकी बॉडी के पैरामीटर्स नॉर्मल है, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, प्लस आपको किसी चीज से, किसी फूड से एलर्जी नहीं है। तो बीइंग अ डाइटिशियन, मैं ये बोलती हूँ कि आप सब कुछ खा सकते हैं और आपको सब कुछ खाना भी चाहिए, बट हर एक चीज का एक लिमिट होता है। आप एक लिमिट अमाउंट में खाएंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितने भी लोग हैं जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या डर लगता है, लाइक बीइंग अ फूडी, इंदौरी की बात करें तो मैं सच में इंदौरी हूँ और मैं बहुत ज्यादा वाली फूडी हूँ। लॉकडाउन में मतलब मैंने घर पे बना बना के बहुत खाया है, बहुत खाया है, लाइक ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। तो मैं काम करती थी, मैं सुबह उठ के 1 चम्मच ही ले लेती थी। जो यूजुअली अच्छा, मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, मतलब एवरी 6 मंथ्स में अपना टेस्ट कराती हूँ, मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, बट स्टिल मैं बाहर जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो मैं सेफर साइड, सेफ्टी के पर्पज से 0 ब्लॉक लेती हूँ डेली। ओके ये ओके, मेरा मैजिक है। अच्छा। और फूड फूड किस तरह का, लाइक जनरली रखना चाहिए? फूड की बात करें तो मैंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं खा सकते हैं, बट हम पहले उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो हार्ट पेशेंट्स को बेसिकली नहीं खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए 90%। तो ओके, आपको तले हुए आइटम्स नहीं खाने हैं। अब तले हुए आइटम्स कैसे हो गए आपके, समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, नमकीन, चीज़ा, पूरी। अब इसमें एक ये मिथ होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। लाइक हम वेट लॉस की बात करें, हम मोटे हैं कि मोटे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हार्ट डिजीज होगी या है, तो क्या करेंगे, हम होल डे कुछ नहीं खाएंगे और फिर हम क्या करते हैं, जाके बस एक समोसा खा लेते हैं। एंड वी आर लाइक कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं है मैम, मतलब वी आर लाइक वेरी हेल्दी। तो ये जो प्रैक्टिस है आपका गलत है। आप बाहर का नहीं खाइए समोसा, कचौड़ी। इसके पीछे जो रीजन है कि आप समोसा नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है, आप समोसा खा सकते हैं, बट आप घर का बनाए तो। आप बाहर का खा रहे हैं, वो जो ऑयल यूज करते हैं रिपीटली, वो बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही ऑयल में बहुत बार जो फूड होता है वो तला जाता है, बट हम जो घर में यूज करते हैं वो एक टाइम में हम यूज करते हैं। तो आपको खाना है तो आप घर का बना खाओ, बट बाहर का ऑयली नहीं खाना है। स्वीट्स आपको नहीं खाने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, हम बाहर का खाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अचार, पापड़ है, सॉस है, इस तरह की चीजें भी नहीं खानी है। एक और छोटी सी चीज इसमें ऐड ऑन करूंगी मैं, किसी भी डाइट के लिए और किसी भी डिजीज के लिए एक डाइट प्रिंसिपल होता है, जो आप यूजुअली नॉर्मल याद रख सकते हैं
छोटी सी बात हमेशा आप याद रखेंगे तो शायद आपको काम आएगा हमेशा। आपको यदि हार्ट पेशेंट है, देखो मैं बोल रही हूँ ये वेरी कर सकता है उनकी कंडीशंस के ऊपर, बट जी स्टिल हार्ट पेशेंट्स है तो उन्हें हाई इन फाइबर डाइट लेना चाहिए, अच्छा फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट डिपेंड करता है कि उनकी अदर एक्टिविटीज क्या है, उन्हें क्या डिजीज है या नहीं है, तो आप मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट रख सकते हैं अपना, लो फैट होगा, लो सॉल्ट होगा, प्लस एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट होगा हमारा। जी जी ये एक प्रिंसिपल है, छोटा सा प्रिंसिपल, यदि आपने लाइफ लॉन्ग याद रखा तो आपको मतलब ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट स्टिल आपको शरबत नहीं लेना है, आपको जैम जेली जैसी चीजें नहीं लेना है, आपको सॉल्टी फूड आइटम्स नहीं लेना है, लाइक मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। तो फैट अच्छा की बात करें तो गुड फैट और बैड फैट दो तरीके से होता है। तो हमें बैड फैट तो यूजुअली सबको पता है कि जितना भी ऑयली आइटम्स खा रहे हैं, बट गुड फैट कैसा हो गया, ऑलमंड्स हो गए, आप काजू खा रहे हो, आप सीड्स खा रहे हो, पंपकिन, ये सारी चीजें अच्छी होती है, गुड फैट होता है, तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्पफुल होता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। पनीर आप खाएं तो यूजुअली आप घर में पनीर बना के खाएं, ज्यादा प्रेफरेबल होगा। आपको बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में काजू है, मूंगफली है, नारियल, किशमिश नहीं खानी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हर एक चीज का एक लिमिट होता है। आप 30 ग्राम 15 ग्राम्स खा रहे हैं ज्यादा है, बट आप होल डे काजू खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मूंगफली खा रहे हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, अगेन ये आपके लिए हार्ट प्रॉब्लम लेकर आएगा। बहुत ज्यादा शौक होता है हमें आलू के चिप्स खाने का, वेफर्स खाने का, नमकीन खाने का, बैठे बैठे मंचिंग करने का मन करता है, तो ये नहीं करना है। इसके ऑल्टरनेट मैं बताती हूँ आपको। चाइनीज फूड हम लोग बहुत खाते हैं, तो वो घर का बना खाए ज्यादा प्रेफरेबल है। जो बाहर का खाते हैं उसमें ऑयल होता है, और वो ऑयल अच्छा नहीं होता है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते हैं, तो जब भी हार्ट प्रॉब्लम होता है तो ये होता है कि यार नॉनवेज तो नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, आप नॉनवेज खा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं। जैसे मैं बात करती हूँ, यदि आप चिकन खा रहे हैं तो आप 60 to 70 ग्राम ऑफ चिकन, फिश है या मटन इन अ वीक 2 टाइम्स खा सकते हैं। आप अंडा खाते हैं तो अंडे का सिर्फ क्या करना है, आपको व्हाइट वाला पार्ट यूज करना है, येलो पार्ट आपको यूज नहीं करना है डाइट के लिए। और हफ्ते में 3 टाइम्स आप एग कंज्यूम कर सकते हैं। जब भी आपका नॉन वेज बन रहा है तो उसमें ऑयल आपको कम यूज करना है, बहुत ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करना है। अब बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारे फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो नॉनवेज है जो हम क्या कर सकते हैं, पानी में उबाल के बना सकते हैं। तंदूरी जो रोस्टेड होता है, ग्रिल्ड चिकन जो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, ग्रिल्ड फॉर्म में खाओ आपके लिए है। आप सॉटे करके खा सकते हो, आप स्टीम करके बना के खा सकते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑयल्स की बात करें तो गुरुजी ने बताया है कि हम ऑयल्स को चेंज करना चाहिए, हमें सोयाबीन, सरसों, जैतून का ऑयल, सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये हमें यूज करना चाहिए। वैसे हम चेंज कर सकते हैं, एवरी 3 मंथ्स में आपको अपना ऑयल चेंज करना है। ध्यान रखना, आपको 3 मंथ्स में ऑयल चेंज करना है। आप अपना ऑयल मिक्स कर सकते हैं। एक चीज सो और ध्यान रखना, टाइप टाइप चेंज करना है 3 मंथ के बाद आप अपना ऑयल चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे 3 मंथ में सनफ्लावर यूज कर रहा हूँ तो 3 मंथ फिर चेंज करूँ ऐसा हाँ फिर जी। दूसरे थे ओके और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सोडियम लेवल जो है बहुत मैटर करता है, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम भी होता है। तो सोडियम के लिए यूजुअली हमें नमक कम खाना है, ये सभी को पता है। बट ऐसे कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें सोडियम बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है, और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें सोडियम लो अमाउंट में होता है। जैसे खरबूजा हो गया, चुकंदर हो गया, फूल गोभी है, मक्का है, अंडा है, मेथी की भाजी है, अचार, चटनी, पापड़, सॉसेस है, नमक, ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज इनमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होता है। आप क्या खा सकते हैं, आप आंवला खा सकते हैं, आप करेला खा सकते हैं, लौकी है, अरबी है, ककड़ी है, अमरूद है, आप फ्रूट्स खाइए। आप दूध पी सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है, दूध से याद आया मुझे कि हमें दूध पीना है, पर बहुत से लोगों का मिथ होता है कि हमें दूध नहीं पीना है यदि हमें हार्ट डिजीज है। तो ये आपका जो मिथ है बिल्कुल गलत है। ये दूध जो है बेसिकली हमारा कैल्शियम और प्रोटीन रिच है, हमारी इंडियन डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको आपकी डाइट से जो मिल्क है वो स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपको स्किप क्या करना है, मिल्क के ऊपर जो मलाई होती है दूध के ऊपर रखने के बाद यूजुअली आ जाती है,
आपको वो मलाई हटा के दूध पीना है। आप इसे दिन में 2 बार मलाई हटा के दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत सही है। और आपको 1 to 2 ग्लास ऑफ दूध जो पीना है डेली कंज्यूम करना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स को भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सैलेड खाना चाहिए। सलाद जिसे कहते हैं, हरी सब्जियाँ खाना चाहिए। इसमें बहुत सारा उन्हें फाइबर मिलता है जो उनके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अंकुरित अनाज स्प्राउट्स खाने चाहिए। मेथी दाने का यूज़ करना चाहिए हमें अपनी डाइट में। हल्दी पाउडर है, सूप पी सकते हैं हम, नींबू पानी है, छाछ आप ले सकते हो। लहसुन की अभी बात करी, सभी ने बताया कि बहुत अच्छा है और हमारे ज़ीरो ब्लॉक में भी इंक्लूडेड है, बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट में बात करें तो आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपको बादाम खाना चाहिए डेली। 3 से 4 आप बादाम खाएँगे और इनिशियली आप आधा अखरोट खाइए। उससे टाइम के साथ धीरे-धीरे आपको बढ़ाना है, आधा, 1, फिर 2, इस तरह से। बहुत अपने यहाँ घर पे अनहेल्दी बना रहे हैं। ऑफ़िस में भी इश्यू होता है कि हम क्या करें, बाहर जाके नियर बाय कहीं हमें सैंडविच मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, तो वो नहीं खाना है। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। आप रोस्टेड चना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आप आलमंड्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो आप सारे फ्रूट खा सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर डिज़ीज़ है, तो फिर आप एक बार कंसल्ट कर लें अपने नियर बाय जो भी आपके डायटीशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे। और पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है। आपने जो चपाती बनती है, उसमें हम लोग आटे में नमक डालते हैं। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं, तो आपको वो सॉल्ट ऐड नहीं करना है, ये आपको ध्यान। और सबने बताया कि जैसे वॉक करना है और थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको खुश रहना है, बहुत सारा खुश रहना है और स्माइल करनी है, तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैम, मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को बाहर जाना ही छोड़ना पड़ेगा। मेरे को नाम बदल के चाचा चटर से कुछ और रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं अगर आपके सानिध्य में रहा तो डेफिनेटली मेरा बाहर का खाना तो बंद होने वाला है, ये तो तय बात है। इनका खुश रहने पे मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा। जी 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 अब भोजन आधा कीजिए, जी। भोजन आधा कीजिए, दुगना पानी पीयू, तिगना श्रम चौगनी हंसी वर्ष सवासो जी। क्या बात है सर, वाह, क्या बात है सर। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें जो मेरे मन में आ रही थी या जो मैं पूछना चाह भी रहा था, वो ऑटोमेटिकली सभी लोगों ने रिप्लाई लगभग सभी चीजों के दे दिए हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो हम लोग के लाइव सेशन में लोगों ने पूछे हैं, तो मैं एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखता जाता हूँ। तो शाहरुख खान जी बोल रहे हैं, मैं कुछ सीढ़ियां चढ़ता हूँ और मेरी सांस फूलने लगती है, क्या मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, उपाय बताएं। तो मेरे हिसाब से गुरुजी इसका ज्यादा सही जवाब दे पाएंगे। शाहरुख जी ने अपनी उम्र नहीं बताई है। उम्र सर नहीं यंग ही, सर फोटो में तो यंग ही दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। 25 से 27 हाँ, 30 के आसपास होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जी। उम्र से सीधा सीधा सांस भरने का रिश्ता है। अच्छा। यदि 60 से ऊपर हो गए जी तो आपकी सांस भरेगी। आपका ब्लड प्रेशर या हृदय ओके है तो भी आपका 3 सीढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी चढ़े, तो एक्सर्शन ये 60 के बाद तो आपको लगने लगता है। पर आप कम उम्र के हैं और आपको चढ़ाव चढ़ने और इस पर यदि सांस भरती है, वो भी 3 मंजिल से ज्यादा, 2 मंजिल से ज्यादा। 1-2 मंजिल एक सामान्य है, पर आप यदि इससे थोड़ा ज्यादा चढ़ रहे हैं और सांस भर रही है तो जरूर अपने को जांच कराना आवश्यक हो जाता है। सर, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये लोग, उस मतलब शाहरुख भाई क्या कर सकते हैं उसके लिए? शाहरुख भाई को सीधा सच्चा है ये कि डीप ब्रीथिंग सुबह के समय ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए, मैं इसका एक फार्मूला और एनालिसिस पूरा दे रहा हूँ और बहुत मजेदार व्याख्या, 1-1.5 मिनट लगेगा। लोग कहते हैं कि हमारे संसार में हमारी श्वास गिनी चुनी मिली है। आध्यात्म क्या कहता है, मुस्लिम में तो कल्चर में नहीं, लेकिन आध्यात्म हिंदू में बोलता है कि हमारी श्वास गिनी चुनी मिली है। अब गिनी चुनी मिली है तो योग से उम्र कैसे बढ़ जाएगी? नहीं, ये पहले हल करके आपको दे रहा हूं। जी। सामान्य आदमी प्रतिदिन लगभग 2100 बार, 2300 बताया, करीब 23,600 बार श्वास और प्रश्वास को लेता है सामान्य आदमी। लेकिन जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं
तो लंबा लंबा ब्रीथिंग सुबह और शाम की यदि प्रैक्टिस 10-10, 15-15 मिनट की करते हैं तो ये 21,600 से हमारी श्वास प्रश्वास 21,000 में दिन भर का निपटारा होता है और कम में होता है। तो इस प्रकार से ये योगियों की श्वास प्रश्वास दिन भर में 18,000 तक आ जाती है। तो ये जो श्वासें बची, ये श्वास की जो एनर्जी बची ना, वही उम्र के बोनस में उधर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से, और दूसरा क्यों ये काम कैसे करती है, जब लंग्स हमारा फैलता है तो अंदर की आर्टरी और वेन्स भी जब ज्यादा फैलती है तो इसके अंदर गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो, उसके अंदर से लिबरेट होती है और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है लंग्स। ये जब ज्यादा मात्रा में फैलेगा तो ज्यादा मात्रा में गैस का एक्सचेंज होगा, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन ज्यादा होगा, तो भी लाइफ बढ़ेगी। तो लाइफ इस प्रकार से बढ़ती है। तो एक रेगुलर प्राणायाम करे और थोड़ा सा घूमने का करे, और यदि इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाए। ओके। एक और सवाल है पीयूष भंसाली जी का, क्या शरीर के किसी भी गठान का संबंध हृदय से होता है, और अगर होता है तो उपचार बताएं। देखिए, जितनी गठान और जितने स्किन रोग है जी, बहुत अच्छी बात, मजेदार बात पूछी है आपने। जितनी गठान और जितने स्किन रोग है उसमें रक्त का महत्वपूर्ण योगदान है। जी, जितनी गठान होती है वो कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जमा हुआ, अन्य चीज जमा हुई और उसके बाद जमा हो के वहां गठान बन गई। वो चाहे हमारी यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरिन से जुड़ के किडनी तक गई हो, चाहे हमारे स्प्लीन में गई हो, चाहे कहीं और गई हो। तो रक्त के शोधन की प्रक्रिया यदि अच्छी होगी, रक्त का प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा, तो गठानों में फर्क पड़ेगा। लेकिन गठान हो ही गई है तो उसका सबसे श्रेष्ठ उपाय ऑपरेशन है, क्विक इलाज है। नथिंग, ना आयुर्वेद में जाए, ना होम्योपैथ में जाए, ना कहीं धक्का खाए। यदि गठान बड़ी साइज में हो गई है तो ऑपरेट करके जो काम 4 दिन में हो जाएगा, उस काम के लिए 6 महीने, 2 साल, 3 साल दवाई ना खाए। तो गठान यदि है तो उसकी प्रकार की, अब कहाँ है, किस प्रकार की गठान है, उस पर अलग व्याख्या हो सकती है। और एरिना जी पूछ रही है, कैन दी जीरो ब्लैक फॉर्मूला हेल्प टू मेक इम्यून इन अ बॉडी। तो पीयूष सर, आप अगर इसका जवाब दे सके कि क्या जीरो ब्लैक जो है ये इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है सर। ये जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि हम जीरो ब्लॉक को पोजीशन करते हैं कार्डियक पेशेंट्स के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए, लेकिन जब से इम्यूनिटी की बात होने लगी तब हमने देखा कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सारे इंग्रेडिएंट्स में इम्यूनिटी बढ़ाने की व्यवस्था है। तो मैं ये समझता हूँ कि विटामिन सी आजकल हर उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जो एक बार कोरोना से ग्रसित हो चुका है। आप अगर किसी भी हॉस्पिटल का डाइट चार्ट देखें या किसी की एडवाइस देखें तो सब में विटामिन सी रिकमेंडेड है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, तो लेमन है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट के लिए। हमारे पास एक और बहुत अच्छा विटामिन सी के अलावा हनी है, जो कि ऑर्गेनिक हनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी अदरक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत योगदान करते हैं, और इसके लिए हमें डोसेज में थोड़ा परिवर्तन करना होगा कि हम किस पर्टिकुलर चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं। जहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बार बार फीवर आता है या बार बार जरा सी चीजों में उनको एलर्जी हो जाती है, कभी ठंडा पानी पी लेते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली हमें ये बता रही हैं कि इम्यूनिटी वीक है। और जैसा कि निधि जी ने बताया कि फाइबर हमारी डाइट में होना चाहिए। पानी हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, और जीरो ब्लॉक ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। मेरी जीरो ब्लॉक की टीम से अनुरोध है कि एरिना, आई थिंक सो इज फ्रॉम, आई थिंक सो कि शी इज फ्रॉम अदर कंट्री और समथिंग। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज हु आर लुकिंग द मैनेजमेंट ऑफ दीज सेशन, please DM her on her profile through our comments. She wants to know the same thing what I had asked Piyush sir.
कि क्या किस तरह से अफेक्ट करता है, हाउ इम्यून सिस्टम इज बीन इंक्रीज. तो प्लीज डीएम अर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट वुड बी मच मोर एफिशिएंट, आई थिंक सो. So Anina ji, you will get your reply on your DM. I had asked the team to do so. So thank you very much, sir. Piyush sir, thank you very much. देवेश श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कौन से फाइबर रिच फूड्स हैं जो हार्ट वेलनेस के लिए जरूरी है. तो निधि मैम मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे इसके लिए. जितने भी फ्रूट्स होते हैं बेसिकली वो सारे ही फाइबर रिच होते हैं, बट उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें कोई डिजीज ना हो. लाइक उन्हें यदि शुगर है, डायबिटीज है, तो उन्हें 5 फ्रूट्स का ध्यान रखना है कि उन्हें नहीं खाना है. लाइक उन्हें आम नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, चीकू है और संतरा है. सॉरी, आम नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, अपना अंगूर और सीताफल इन्हें नहीं खाना है, और अपना एक चीकू. ये 5 फ्रूट्स उन्हें नहीं खाने यदि उन्हें डायबिटीज है. अपार्ट फ्रॉम दिस वो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं. फ्रूट्स बेसिकली होता है कि विटामिन एंड मिनरल एंड रिच इन फाइबर ही होता है. तो नहीं है, वो खा सकते हैं जो भी उन्हें अच्छा लगता है. तो ये तो तय है कि जितने भी सवाल हम लोगों ने अभी तक पुटअप करे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारी क्वेरीज को कंप्लीट कर चुके होंगे. समय का थोड़ा सा अभाव है सभी लोगों के पास, तो मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा और इंदौर टॉक और जियो ब्लॉक ऐसे प्रयास आगे भी करते रहें. इस तरह के कॉन्क्लेव्स हम लोग करते रहें. आप जैसे अनुभवी लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस तरह की चीजें शेयर करने को अगर हमें मिलेगी तो ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य होगा. और इंदौर के लोग भी ये जान पाएंगे कि सिर्फ जीवन कचौरी और समोसे में नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारा जीवन है. तो दीदी मैम, एक और मुझे आपसे शिकायत है, आपने सेव के बारे में नहीं बताया कि सेव खाना है कि नहीं खाना है. सर खा लीजिए ना, थोड़ी सी, मना नहीं करूंगी मैं. फिर साथ में जीरो ब्लॉक ले लेना, थोड़ा सा 10-15 का मेडिटेशन कर लेना, योगा कर लेना, फिर वॉक कर लेना और बहुत सारा खुश रहना. ठीक है, और कुछ जरूरत लगे तो फिर मुझसे बात कर लीजिएगा. बिल्कुल डेफिनेटली. वैसे भी मैं सब लोगों से पर्सनल एडवाइस लेने के लिए एक बार फोन करने वाला हूँ और जीरो ब्लॉक की टीम से अनुरोध करूंगा कि एक बॉटल जल्दी से मेरे ऑफिस भिजवा दे ताकि मैं आज से शुरू कर सकूं. तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए. गुरुजी को भी प्रणाम. दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. निधि मैम, थैंक यू वेरी मच. और मैं आपकी बातें जरूर याद रखूंगा मैम. और पीयूष सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्क्लेव में आने के लिए. और मैं प्रयास करता रहूंगा और इंदौर टॉक भी प्रयास करेगा कि इसी तरह से हम लोग आपकी आवाज बन सके, लोगों तक ये बात पहुंचा सके जो लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है. और धन्यवाद साथ साथ जीरो ब्लॉक को इस तरह का इनिशिएट करने के लिए. और इस तरह के इनिशिएटिव्स में इंदौर टॉक हमेशा इंदौर के लिए साथ में खड़ा है. सो धन्यवाद. फिर मुलाकात होगी. नमस्कार सभी लोग. पूरी इंदौर टॉक की टीम को जी, और समस्त व्यूवर्स को आपके माध्यम से शुभ आशीर्वाद दूंगा. सभी की प्रगति, प्रशस्ति, यश, कीर्ति, सुख, संपदा, धन धान वैभव, स्वास्थ्य अनंत काल तक प्रभु महाकाल की कृपा से बना रहे. यही बारंबार. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद. और चरण स्पर्श आपको. आशीर्वाद. बहुत बहुत धन्यवाद. ओके सर. ओके. चरण स्पर्श. नमस्कार सभी लोगों को. थैंक यू.